गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज का हमारा लेसन 14 जिसका टॉपिक है कृषि और पशुधन। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की लगभग 70% जनसंख्या कृषि से अपनी जीविका चलाती है। भारत में मुख्य रूप से दो प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, खरीफ और रबी। इस लेसन में हम हमारे देश की कृषि व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी फसलें यहाँ बोई जाती है, देश के किन किन हिस्सों में ये फसलें बोई जाती हैं। सबसे पहले रबी की फसल। रबी की फसलें शरद ऋतु में उगाई जाती हैं। ये गेहूँ, चना, सरसों, बाजरा और दालें होती हैं मुख्य रूप से। खरीफ की फसलें मानसून के आगमन के साथ उगाई जाती हैं। चावल, मक्का, मूंगफली, जूट, कपास खरीफ की मुख्य फसलें हैं। चावल, मक्का, गेहूं, बाजरा हमारे देश में उगाई जाने वाली मुख्य अनाज हैं। जो फसलें हमें भोजन के लिए अनाज देती हैं वे अनाज की फसलें कहलाती हैं। चावल भारतीयों के भोजन का मुख्य हिस्सा है। चावल गर्म और वर्षा वाले क्षेत्रों में बोया जाता है। भारत में चावल पंजाब, असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि में उगाया जाता है। गेहूं शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में बोई जाती है। हमारे देश में गेहूं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार आदि में गेहूं की फसल बोई जाती है। भारत के उत्तर के मैदान को भारत का धान का कटोरा कहते हैं। मक्का एक खरीफ की फसल है। इसकी पैदावार बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में होती है। बाजरा व ज्वार शुष्क प्रदेशों में बोया जाता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु आदि राज्यों में बाजरा व ज्वार बोए जाते हैं। दालें जैसे चना, मूंग, अरहर और मसूर में प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है और ये भारत के प्रत्येक हिस्से में उगाई जाती हैं। कुछ नकदी फसलें भी भारत में बोई जाती हैं। ये फसलें हैं चाय, कॉफ़ी, तिलहन, गन्ना, मसाले आदि। ये नकदी फसलें वे होती हैं जो कि निर्यात के लिए उगाई जाती है, यानी कि बेचने के लिए जो उगाई जाती हैं वो नकदी फसलें होती हैं। चाय भारत में सबसे प्रसिद्ध पेय पदार्थ वाली फसल है। इसे नम और गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। चाय असम, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र, कर्नाटक और नीलगिरी की पहाड़ियों में उगाई जाती है। विश्व में चाय उत्पादन में भारत सबसे अग्रणीय है। कॉफ़ी और कोको अन्य पेय पदार्थ है जो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में उगाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ मसाले भी उगाए जाते हैं। काली मिर्च, लौंग, अदरक, धनिया, हल्दी आदि मसाले हमारे भोजन को विशेष स्वाद प्रदान करते हैं। ये मसाले कर्नाटक और केरल में उगाए जाते हैं। रेशे की फसलें। कपास एक महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है। यह दक्षिण के पठारों के शुष्क भागों में उगाई जाती है। यह वस्त्र बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। कपास की फसल को रेशों का राजा कहा जाता है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आदि में कपास की फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है। और दूसरी रेशेदार फसल है वह है जूट। जूट पश्चिम बंगाल, असम और बिहार में उगाया जाता है। जूट से कालीन, थैले, चादर आदि बनाने में उपयोग में लाया जाता है। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो फसलें हैं वो है फल और सब्जियां, जिनके बारे में हम जानेंगे। भारत में अनेक प्रकार के फल व सब्जियां उगाई जाती हैं। ये हमारे देश के प्रत्येक भाग में उगाई जाती हैं। आम उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि में उगाए जाते हैं। केला, सेब और संतरा भारत में बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं। भारत में अनेक प्रकार की सब्जियां भी उगाई जाती हैं। भारत ने कृषि के क्षेत्र में बहुत उन्नति कर ली है। फसलों का उत्पादन बहुत बढ़ गया है।
किसानों को सरकार के द्वारा अच्छे बीज, खाद, ऋण, आधुनिक मशीनें और आधुनिक विधियों के रूप में बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं सरकार द्वारा। भोजन के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए प्रयोग की जाने वाली वैज्ञानिक विधियों के उत्पादन को हरित क्रांति कहा जाता है। हरित क्रांति के अंतर्गत वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके फसल की मात्रा में या फसल का उत्पादन जो है वो बढ़ाया गया था। उसके बाद अब पशुधन के बारे में हम जानेंगे। पशु जो घरेलू और खेतों में कार्य करने के लिए रखे जाते हैं वे पशुधन कहलाते हैं। गाय, बकरी, भेड़, बैल, ऊंट, खच्चर आदि कुछ पशु हैं जो हमारे घरों में पाले जाते हैं। पशु अनेक प्रकार से हमारी सहायता करते हैं, जैसे खेतों में, यातायात में, सिंचाई में आदि कार्यों में पशुओं का उपयोग किया जाता है। हम पशुओं से दूध प्राप्त करते हैं और दूध से मक्खन, घी, पनीर, मिठाइयाँ, आइसक्रीम आदि बनाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त भेड़ों से हमें ऊन प्राप्त होती है जो ऊनी वस्त्र बनाने के काम आती है। इसके अलावा ऊन से कालीन आदि भी बनाए जाते हैं। गाय और भैंस का गोबर भी ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। पशुओं का अपव्यय और गाय का गोबर खाद के रूप में और भोजन पकाने के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आजकल गाय का गोबर गैस प्लांट में प्रयोग किया जाता है। बायोगैस भोजन पकाने और गैस की लालटेन जलाने में प्रयोग की जाती है। पशुओं के बाल पेंटर और कलाकारों के लिए विशिष्ट प्रकार के ब्रश बनाने के प्रयोग में लाए जाते हैं। मछलियाँ भी पशुपालन के अंतर्गत ही आती हैं। समुद्र तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भोजन का मुख्य हिस्सा है मछलियाँ निर्यात के लिए सुखाई जाती हैं व उन्हें सुखाकर बर्फ में सुरक्षित रखा जाता है। मछली के उत्पादन में बढ़ोतरी को प्रोत्साहित करने के लिए चलाए गए आंदोलन को नीली क्रांति कहा जाता है। यानी कि नीली क्रांति के अंतर्गत मछलियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनेक वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया गया। कुछ व्यक्ति जानवरों का मांस भी खाते हैं। वे मुर्गियों और बत्तखों के अंडे भी खाते हैं। जानवर हमारे लिए बोझा ढोते हैं। मरुस्थल में यानी रेगिस्तानी इलाकों में ऊंट बहुत लाभदायक जानवर है जो बिना भोजन और जल के बहुत दिनों तक रह सकता है। हाथी जंगलों में कार्य करने के लिए पाए जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में खच्चर और याक सामान ले जाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। भारत में विश्व के कुल पशुओं का 1/5 भाग पाया जाता है, लेकिन उनकी दशा बहुत खराब है। हमारे यहाँ पशुओं की दशा बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पशुओं के दवाखाने बहुत से गांवों में खुल रहे हैं जहाँ पशु चिकित्सक बीमार पशुओं का इलाज करते हैं। पशुओं की नई नस्लें पैदा हो चुकी हैं। ये सभी कदम दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उठाए गए हैं। इस दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन्हें श्वेत क्रांति के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर वी.जी. कुरेन को श्वेत क्रांति के पिता के रूप में जाना जाता है। ये हमारा कंप्लीट हुआ आज का लेसन। आज के लेसन में हमने श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, हरित क्रांति आदि के बारे में जाना, जिनके दौरान हमारे भोजन से संबंधित उत्पादनों को बढ़ाया गया है।